हेलो व्यूअर्स। हमारा लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक 2 कंप्लीट किया है, जो कि था हमारा एपी, जीपी तथा एचपी। ठीक है, उस टॉपिक 2 के हमने क्वेश्चंस भी किए हैं और थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज से हम हमारा टॉपिक 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा क्रमचय तथा संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। कल हमारे चैनल में नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो कि हमारे पुराने मित्र हैं, देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी के लिए वेलकम, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो अब आप वीडियोस देखिए और उनमें अगर कुछ कमी दिखती है या फिर कुछ सजेशंस हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आज से हम हमारा टॉपिक सबसे पहले हम क्रमचय और संचय के बारे में थ्योरी पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, टॉपिक 3 हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम गणना के आधारभूत सिद्धांत। गणना के आधारभूत सिद्धांत में क्या है कि माना एक संक्रिया है O1, यानी कि ऑपरेशन 1 m विभिन्न तरीके से की जा सकती है, तथा एक अन्य संक्रिया है मेरी O2, वो n विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। तब योग का सिद्धांत क्या कहता है? एडिशन रूल। एडिशन रूल बोलता है संक्रिया O1 O2 में से ठीक एक को हम m प्लस n तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, संक्रिया O1 O2 में से ठीक एक संक्रिया को, योग का सिद्धांत तो कहता है दोनों में से एक संक्रिया को हम m प्लस n तरीके से कर सकते हैं। और गुणन सिद्धांत क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है हमारा कि संक्रिया O1 O2 दोनों को एक साथ हम m इंटू n तरीके से कर सकते हैं। यानी कि गुणन के सिद्धांत में तो हम दोनों ऑपरेशंस को करेंगे, और योग के सिद्धांत में हम क्या करेंगे? दोनों में से एक ऑपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, नोट देखिए, इसमें एक नोट है कि योग सिद्धांत तभी सत्य है जब O1 तथा O2 परस्पर क्या होती है? घटनाएं अपवर्जी होती है। अपवर्जी यानी कि आपस में अपवर्जी होती है। और गुणन सिद्धांत तभी सत्य होता है जब O1 तथा O2 यानी कि ऑपरेशन 1 तथा ऑपरेशन 2 परस्पर क्या है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, यहाँ पे घटनाओं का O1 तथा O2 का परस्पर अपवर्जी होने का मतलब है कि घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्वतंत्र और अपवर्जी, अपवर्जी तो वो होगी जिसमें कुछ कॉमन होगा। ठीक है, और सॉरी, अपवर्जी और स्वतंत्र के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अपवर्जी और स्वतंत्र आगे हम आने वाला है, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे क्रमचयों की संख्या, अरेंजमेंट। यदि NPR n विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ R वस्तुओं के चयन के क्रमचयों की संख्या है। वापस देखिए, यदि NPR n विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ R वस्तुओं के चयन के क्रमचयों की संख्या है, तो NPR इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? NPR इज इक्वल टू आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 तक। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल के दो नोटेशन होते हैं, ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन है, इस वजह से फैक्टोरियल के x है, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं x फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों नोटेशन है इसके फैक्टोरियल। इंस्ट्रक्शंस देखिए इसके, फर्स्ट n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n के नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज पर डिफाइन नहीं होता है, यानी कि इसमें फैक्टोरियल में कभी भी लिखा हुआ मान ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा क्या रहेगा? ये पूर्णांक ही रहेगा, ये कभी भी अपूर्णांक संख्या इसमें फैक्टोरियल में परिभाषित नहीं होती। सेकंड देखिए, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1। थर्ड है मेरा यहाँ पे NPN इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है, या फिर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 2 की पावर n डॉट n फैक्टोरियल के, और इसके इंटू
में क्या होगा 1.3.5.7 अप टू 2n-1 यानी कि विषम संख्या। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे वृत्तीय या चक्रीय क्रमचय। इसमें n विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले वृत्तीय क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n-1 होती है। n विभिन्न वस्तुओं को एक साथ किया मैंने और उनको वृत्तीय क्रम मतलब वृत्तीय रूप से मैंने एक सीरीज में जमाया। ठीक है, तो उसमें बनने वाले वृत्तीय क्रमचयों की संख्या कितनी होगी फैक्टोरियल n-1 होती है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गोल बेंच पे लोगों को बिठाया जाता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। यदि क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज क्रमचयों को एक ही समझा जाए तो क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n-1/2 होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि इधर से चले तो भी सेम और इधर से चले तो भी सेम माना जाए उसको। ठीक है, एक ही समान माना जाए तो उसमें क्रमचयों की संख्या कितनी होगी हमारी फैक्टोरियल n-1/2। ठीक है, इसमें देखिए एक नोट, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से p क्या हो एक समान हो तथा शेष क्या हो भिन्न भिन्न हो। n विभिन्न वस्तुओं में से p तो क्या है एक समान है और बाकी सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। तब सभी को एक साथ लेकर क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज क्रमचयों को भिन्न मानते हुए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो सभी को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे मान लीजिए एक गोल टेबल पर मेरे पास 7 व्यक्ति है p1 से लेके p7 तक, तो मैंने P1 यहाँ पे बिठाया, फिर P2, P3, P4, P5, P6, P7 ऐसे बिठाया मैंने इनको। तो इनमें क्रम का महत्व है P1, P2 यहाँ अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे अलग अलग क्रम में अलग अलग रिजल्ट्स होंगे मेरे पास। ठीक है, और कभी कभी ऐसे हो जाता है यहाँ से यहाँ तक जाऊं मैं तब भी सेम व्यक्ति बैठा है, या फिर सेम वस्तु रखी यहाँ से यहाँ तक जाऊं तब भी सेम वस्तु रखी, तब मेरा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं कि दो वस्तु है तो उससे क्या है, जैसे ये वस्तु क्या है एक दूसरे से अलग है और बाकी बीच में मैंने कुछ अन्य वस्तुओं को ऐड कर दिया और यहाँ पे वापस से अन्य वस्तु, ये फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे चयन कॉम्बिनेशन। यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए संचयों की संख्या NCR है, तब वापस देखिए यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लिया जाए और बनाए गए संचयों की संख्या यदि NCR है, तब NCR की वैल्यू कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल n या फिर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n-r फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला है मेरा NCR का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NPR अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, जबकि r का मान क्या होना चाहिए n के बराबर या n से छोटा और n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि n क्या होनी चाहिए प्राकृत संख्या और r बिलोंग्स टू w यानी कि r क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद देखिए नोट, सबसे फर्स्ट नोट है मेरा NCR इज इक्वल टू क्या होता है NCn-r के बराबर होता है। इसको हम क्वेश्चंस में काम में लिया जाता है। ठीक है, जहां पे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हम इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। ठीक है, इसको भी और इसको भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं इसके, वहां पे काम में लिया जाता है। सेकंड है मेरा NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू क्या होता है n+1 CR होता है। ठीक है, इसको भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में काम में लिया जाता है। थर्ड है मेरा NCR इज इक्वल टू 0। NCR 0 कब होता है जब यदि R डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि R कैसी संख्या नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है। ये किसका समुच्चय है पूर्ण संख्या यानी कि W का समुच्चय है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। देखिए नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे n वस्तुओं के विन्यास जो कि सभी भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, n वस्तुओं के विन्यास जो कि क्या है सभी भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, arrangement of n things those are not all different। यदि कुल n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक प्रकार की है, q
टोटल कितनी वस्तु है मेरे पास n, उसमें से 3 टाइप की है, ठीक है। फर्स्ट तो है p टाइप की, सेकंड है q टाइप की और थर्ड है r टाइप की, ठीक है। प्रकार की समान वस्तुएं हैं, ठीक। तथा शेष n माइनस p प्लस q प्लस r वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए कुल क्रमचिह्न की संख्या कितनी होगी, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। इसको देखिए वापस से समझिए, टोटल कितनी वस्तुएं मेरे पास n वस्तुएं, उसमें से यहाँ पे कुछ शेष वस्तुएं भी बची हुई है, ठीक है। तो ये p वस्तुएं हैं, जिसे मान लीजिए p कितनी है, 4 है, P1 P2 P3 P4 है, ठीक है। Q कितनी है, 3 प्रकार की है, कितनी, Q1 Q2 और Q3। मान लीजिए R कितने प्रकार के हैं, 2, R1 और R2। और शेष बची हुई वस्तुओं में जैसे मान लीजिए PQR S T U तथा V है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट मतलब इस प्रकार से वस्तुएं हैं, कितनी n वस्तुएं हैं, जहां पे p वस्तुएं क्या है, एक प्रकार की, यानी कि ये अलग अलग टाइप की है, मतलब एक ही प्रकार की है। जैसे p1 से p4 तक किस प्रकार की है, ये p प्रकार की। ऐसे q1 से q3 q प्रकार की वस्तुएं हैं, और r1 से r2 r प्रकार की वस्तुएं हैं, और s t u v w खुद अलग से ही प्रकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये p प्रकार की हो गई, q प्रकार की, और इसको कैसे बोलूंगा मैं, n माइनस p प्लस q प्लस r प्रकार की वस्तुएं कैसी भिन्न है। तो सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए कुल क्रमचिह्न की संख्या, यानी कि इन सबको लेके मैं क्रमचिह्न बनाऊंगा, तो वो कैसे बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा समूहों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स बनाने होते हैं, तो उनमें कैसे हम समूहों का फॉर्मेशन करेंगे, देखिए m प्लस n प्लस p भिन्न वस्तुओं को तीन भिन्न समूह हों, जिनमें प्रत्येक में क्रमशः m n एवं p वस्तुएं हैं, ठीक है। वापस देखिए, m प्लस n प्लस p भिन्न वस्तुओं को तीन भिन्न समूहों, जिनमें प्रत्येक में क्रमशः m n तथा p वस्तुएं हैं, ठीक है। में विभाजित करने के कितने तरीके होते हैं, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इनटू p फैक्टोरियल। यदि m बराबर n बराबर p हो, यदि क्या हो, ये तीनों बराबर हो, तथा प्रत्येक समूह में वस्तुओं को समान माना जाए, क्या माना जाए, समान, यानी कि एक जैसी, तो समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। नोट क्या है मेरा, 3n वस्तुओं को तीन व्यक्तियों में समान प्रकार से बांटा जाए। 3n वस्तुओं को तीन व्यक्तियों में समान प्रकार से बांटा जाए, तो बांटने के तरीके कितने होंगे, कुल 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल क्यूब। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक या अधिक वस्तुओं का चयन, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें है ऑप्शन क्या, पॉइंट ए है मेरा, n भिन्न वस्तुओं में कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके। n क्या है मेरे पास, भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से कम एक वस्तु के चयन करने के कितने तरीके होंगे, देखना, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस अप टू ncn, जो कि होता है मेरा 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर, ठीक है। b है मेरा पॉइंट, वस्तुओं के समूह जिनमें p एक प्रकार की वस्तुएं हैं, q एक प्रकार की वस्तुएं हैं तथा r एक प्रकार की समान वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे p1 से लेके p एक प्रकार की, यानी कि p जो कि समान है, q एक प्रकार की, यानी q ऐसे r एक प्रकार की, यानी r समान वस्तुएं हैं, में से कम एक वस्तु के चयन करने के तरीके। कम से कम एक वस्तु का चयन करना है, तो उसके कितने तरीके होंगे, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 माइनस 1। ऑप्शन ये सी पॉइंट देखिए, n वस्तुओं के एक समूह जिसमें
P एक प्रकार की है, Q एक प्रकार की है, R एक प्रकार की समान वस्तुएं हैं। वापस देखिए, n वस्तुओं के एक समूह है जिसमें P एक प्रकार की है, Q एक प्रकार की है, R एक प्रकार की समान वस्तुएं हैं तथा शेष n माइनस p प्लस q प्लस r भिन्न है। कैसी है? भिन्न है। में से कम एक वस्तु के चयन करने का तरीका, यानी कम से कम एक वस्तु के चयन करने के कितने तरीके होंगे? p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस p प्लस क्यू प्लस आर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूलाज टाइप में आप याद रख सकते हैं, चाहे तो इनको पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऋणात्मक द्विपद प्रसार, नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस एन पावर है यानी कि ऋणात्मक द्विपद है। ठीक है, 1 प्लस इसका प्रसार कैसे होगा? 1 प्लस एन सी वन इंटू एक्स एन प्लस 1 सी टू एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 सी थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी, यदि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। इस प्रसार में x की पावर n का गुणांक क्या होगा? x की पावर n, ये x की पावर r का गुणांक क्या होगा? n प्लस r माइनस 1 सी r, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होगा? कैपिटल N। इसके परिणाम क्या मिलेंगे? देखिए, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू कैपिटल N वस्तुओं जिनमें से p एक प्रकार की, m एक प्रकार की तथा n एक प्रकार की समान वस्तुएं हैं, में से r वस्तुओं के चयन के तरीके व्यंजक 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू x की पावर p इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू x की पावर m इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर n के प्रसार में x की पावर r के गुणांक के बराबर होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, प्रोपोर्शन शब्द के अक्षरों में से 4 अक्षरों के चयन के तरीकों की संख्या व्यंजक 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स में x की पावर 4 के गुणांकों के बराबर होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे काल्पनिक विभाजन की विधि, मेथड ऑफ फिक्शियस पार्टीशन। ठीक है, n एक समान वस्तुओं को p व्यक्तियों में बांटने के तरीके, n एक समान वस्तुओं को p व्यक्तियों में बांटने के तरीके, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को कोई वस्तु न मिले, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को कोई वस्तु ना मिले, एक मिले या एक से ज्यादा मिले। तीनों कंडीशन देखिए, इसमें या लगाया हमने, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को कोई वस्तु न मिले, एक वस्तु मिले या एक से ज्यादा वस्तु मिले, क्या होगा उसके लिए? n प्लस p माइनस 1 सी n होते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पुनर्व्यवस्था, री अरेंजमेंट। n भिन्न पत्रों को उनके संगत n लिफाफों में डालने के तरीके, जबकि एक भी पत्र सही लिफाफे में ना जाए, यानी कि एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं जाना चाहिए। उसके तरीके क्या होंगे? n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 अपॉन n फैक्टोरियल। देखिए इसको वापस देखिए, n भिन्न पत्रों को उनके संगत n लिफाफों में डालने के तरीके, जबकि एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा? n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू माइनस 1 की पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये माइनस 1 की पावर n वाली जो टर्म होती है वो सम पदों तथा विषम पदों के लिए होती है। अगर सम पद होंगे तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस में होगी, और अगर विषम पद होंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी? लास्ट वाली
विषम, तो -1 की पावर फिर क्या आ जाएगी, -1 का गुणा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। इसमें प्रायिकता में सबसे पहले हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस में आपको सिर्फ बता रहा हूँ, चाहे तो आप लिख भी सकते हो उनको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स टाइप में आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सबसे फर्स्ट है मेरी यादृच्छिक प्रयोग या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे एक सिक्के को उछालना या एक पासे को फेंकना, तो ये सभी क्या होंगे, यादृच्छिक प्रयोग होंगे। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि में उन सभी बिंदुओं का समावेशन होगा, यानी कि वो सभी कंडीशंस होंगी जो कि पॉसिबल है। जैसे कि एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन से बिंदु होंगे, एक तो हेड एक टेल, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 4। कौन कौन से होंगे, या तो हेड हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मेरा घटना या इवेंट। इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो हमारा होता है उसका एक सबसेट होता है क्या, घटना। जैसे मैंने दो सिक्कों को एक साथ उछाला, ठीक है। अब उसके बाद मैंने प्रतिदर्श समष्टि बना ली, 4 बिंदु बने मेरे उसमें। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसमें से एक घटना को उठाया कि दोनों बार क्या मिला, मुझे हेड मिला, तो मुझे क्या मिलेगा अवयव के रूप में, ओनली एच एच, ठीक है। वो जो क्या होगा, वो होगा मेरा प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस एस का एक सबसेट होगा, तो वो चीज क्या होगी, मेरी घटना, ठीक है। उसके बाद है पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। इसको हम, जैसे अगर ए मेरी कोई घटना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम ए बार से दर्शाते हैं, जहां पे ए बार इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ए, यानी कि जो मेरी घटना होती है ए, उसमें उसको 1 में से घटा देते हैं, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं कि सभी प्रायिकता का टोटल, सभी घटनाओं का टोटल प्रोबेबिलिटी का योग 1 होता है, ठीक। उसके बाद नीचे आइए सरल घटना, सिंपल इवेंट। जैसे कॉइन टॉस, सिंपल इवेंट वो होते हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला जाता। जैसे सरल घटना, फर्स्ट टाइम मैंने उछाला या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, सेकंड टाइम मैंने उछाला तब भी हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। मिश्र या संयुक्त घटना, इसमें देखिए कंपाउंड इवेंट। मिश्र संयुक्त घटना में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटू बी की हम बात करेंगे, जहां पे एक ये घटनाएं क्या होंगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी। यानी कि जैसे घटना ए के घटित होने के बाद घटना बी घटित होगी, यदि घटनाएं घटित नहीं हुई तो बी को भी घटित नहीं किया जाएगा। समसंभावी घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। समसंभावी घटनाएं कौन सी होती है, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं समान होती है, वो क्या होती है, समसंभावी घटनाएं होती है, या फिर इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स, या फिर इनकम्पैटिबल इवेंट्स, ठीक है। इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, अपवर्जी घटनाओं का। और इनको ऐसे वेन डायग्राम में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में ये जो बाहर वाला बॉक्स है, ये तो है मेरा सैंपल स्पेस एस, और ये घटना ए, ये घटना बी, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लिया लूंगा अगर मैं, तो मुझे इंटरसेक्शन के रूप में क्या मिलेगा, 5, यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है। घटनाओं का निशेष निकाय, निशेष निकाय यानी कि एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स का मतलब सभी इवेंट्स का मैं अगर यूनियन दूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, एस के, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि या फिर सैंपल स्पेस के, ठीक है। तो निशेष निकाय, निशेष निकाय क्या होगा इसका, ये मेरा कैपिटल एस, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे प्रायिकता का योग प्रमेय, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यदि किसी अभिप्रयोग में घटना ए तथा घटना बी, दो घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए वेन डायग्राम से मैं अगर यहाँ पे दर्शाता हूँ तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए घटना की प्रायिकता, ये बी घटना की प्रायिकता, ये यूनिवर्सल
सेट है हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये होता है, इसको हम प्रतिदर्श समष्टि कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स रूल, इफ ए बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, अगर ए बी क्या है, सबसेट है या फिर उपसमुच्चय है किसके, यूनिवर्सल सेट यू के, तो क्या होगा, ए तो है मेरा ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जहां पे डैश हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स के लिए यूज में लिया है। और बी क्या आ जाएगा मेरा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे सेट थ्योरी में भी आते हैं, ये रूल्स सेट थ्योरी में भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा मेरा वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बी क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये ए इस कोष्ठक पे, यहाँ पे ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबंधित प्रायिकता। प्रतिबंधित प्रायिकता में देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यदि ए तथा बी दो घटनाएं हो तो ए और बी क्या है, मेरी दो अलग अलग घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी बोला जाता है इसे, इसको ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ए जबकि घटना बी क्या है, घटित हो चुकी है, ठीक है। ये होगी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नोट क्या है यहाँ पे देखिए, परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि अपवर्ती घटनाओं के लिए हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाई फाई, या फिर इसको ऐसे बोला जाता है 0, 0 प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसको ऐसे बोलते हैं घटना ए की प्रायिकता जब घटना बी घटित हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है, ठीक है, then A and B are independent events। अगर ये चीज सेटिस्फाई है तो ये क्या होंगे, A और B क्या होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है। नोट है मेरा फर्स्ट देखिए, if A and B independent then, अगर A और B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या होगा, A डैश और B डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A डैश और B डैश भी क्या होंगे, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। A dash B are also independent events, A dash B भी क्या होंगे, आपस में स्वतंत्र घटनाएं। और A B dash are also independent events, A B dash भी आपस में कैसी घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। सेकंड है मेरा, if A and B are independent events, अगर A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B is equal to किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, यानी कि ये ए की सप्रतिबंध प्रायिकता किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, जो कि सप्रतिबंध प्रायिकता नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है तीन या अधिक घटनाओं की स्वतंत्रता, तीन या अधिक घटनाओं की क्या स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ 3 और मोर इवेंट्स, इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ दे फॉलो, एबीसी कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं यदि वो निम्न शर्तों की पालना करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, probability of B intersection C is equal to probability of B dot probability of C, probability of C intersection A is equal to probability of C dot probability of A, और probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A dot probability of B dot probability of C। अगर इन सभी शर्तों की पालना हो करती है तो घटनाएं A B C क्या होंगी, आपस में स्वतंत्र घटनाएं होंगी। नेक्स्ट है मेरी यहाँ पे द्विपद प्रायिकता प्रमेय, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम।
एक प्रयोग के n परीक्षणों में ठीक r सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r होती है। ठीक है, जहां p इज इक्वल टू क्या होगी, सफलता की प्रायिकता, और q क्या होगी, मेरी असफलता की प्रायिकता, तथा p प्लस q इज इक्वल टू क्या होगा, एक, यानी कि सफलता तथा असफलता की प्रायिकता का योग क्या होगा, मेरा एक। ठीक है, एक प्रयोग के n परीक्षणों में ठीक r सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता, r सफलता किसे प्राप्त करेंगे, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक है, कुल प्रायिकता प्रमेय क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by bn हमें क्या है, ज्ञात है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b1 का मतलब है घटना A की प्रायिकता जब घटना B1 घटित हो चुकी है, घटना A की प्रायिकता जब घटना B2 घटित हो चुकी है, घटना A की प्रायिकता जब घटना Bn घटित हो चुकी है, ये हमें ज्ञात है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by Bi। ठीक है, इन सभी पदों का योग किसके बराबर होगी, घटना A की प्रायिकता के बराबर। ठीक है, बेज प्रमेय देखिए, बेज थ्योरम। यदि n परस्पर अपवर्जी तथा निशेष घटनाएं b1 b2 अप टू bn में से किसी एक के साथ घटना a घटित हो सकती है, ठीक है, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by bn क्या हो, ज्ञात हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ bi अपॉन a bi by a किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ bi डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ a by bi अपॉन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ bi डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ a by bi। ये है मेरी बेस थ्योरम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रायिकता वितरण, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक यादृच्छिक चर के किसी भी प्रायिकता वितरण का माध्य, यादृच्छिक चर जैसे x ले लेते हैं, कि किसी भी प्रायिकता वितरण का माध्य क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू समेशन pi xi अपॉन समेशन pi, जहां पे इसको समेशन pi xi भी लिख देते हैं। यदि समेशन pi इज इक्वल टू 1, यदि क्या हो तो होता है ये सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक यादृच्छिक चर का प्रसरण, यादृच्छिक चर x का प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन pi xi का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य विचलन कितना होता है मेरा, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। रिकरेंस फॉर्मूला होता है मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी p ऑफ r प्लस 1 अपॉन p ऑफ r इज इक्वल टू n माइनस r अपॉन r प्लस 1 डॉट p by q। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, n into p, तथा प्रसरण क्या होता है, n p q, इसका प्रसरण होता है। आज के वीडियो में हमने सारा जितना भी हमारा था थ्योरी पोर्शन वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टॉपिक 3 था हमारा क्रमचय तथा संचय और प्रायिकता। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कल से या फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक को पूरा देखिए, इसके थ्योरी पोर्शन देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप थ्योरी को देखिएगा, तो उससे आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।